नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो कि अपने परिचय के लिए मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बसपा के पूर्व उपाध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश सिंह जी की। जी, तो हम उनसे करते हैं कुछ सवालात। जी जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, खबर बुद्धा टाइम्स में। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए कि जैसे कि आप फेसबुक पर लाइव आकर जो कैडर देते हैं, काफ़ी लंबे समय तक आप कैडर देते रहते हैं, तो कैडर देने का आपका मेन उद्देश्य क्या है इसका? सभी साथियों को जय भीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो उसमें हमको ये आभास था हमारी पूरी टीम को कि शायद अब हम लोग कैडर जो हम चलाते थे पहले गांव-गांव जाकर के, शहरों में जाकर के, वो नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं हमारे मूवमेंट की गति धीरे ना हो जाए। जी। तो हमने सोचा, हम सब साथियों ने मिलकर के प्रोग्राम बनाया कि हम इसको लाइव चलाते हैं इस कैडर को। उसमें एक फ़ायदा और होगा। पहले जो हम लोग जाते थे तो उसमें 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग ऐसे सुनते थे, लेकिन इसको हमारे को लाइव को लाख लोग, 2 लाख लोग ऐसे सुनते हैं। तो हमने ये रास्ता निकाला कि इस परिस्थिति में हमें किस प्रकार से मूवमेंट को हम गति दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया है कि हम लोग लाइव कैडर देते हैं बहुजन जो अपने महापुरुष हैं उनके बारे में, और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने हेतु हम सब लोग यही काम करते हैं। जी जी, देखिएगा, आप समय समय पर आकर जैसे फेसबुक पर लाइव रहते हैं और काफ़ी जैसे कि 1 घंटा हो गया और उससे भी ज़्यादा हो गए, तो इस तरह से आप लाइव रहते हैं, तो आप ये सब मैनेज कैसे करते हैं? आप इतने लंबे समय तक किस तरह से कैडर देते हैं आप? देखिए, ये अभी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 3-3 घंटे का भी हमने कैडर दिया है, और हम तो एक बात हमने मन बनाया था कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक का कैडर देंगे, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि उनके पास इतनी जीबी नहीं होती लोगों पे, तो वो सुन नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने अभी इसको 3 घंटे से फिर 1.5 घंटे, 2 घंटे पे कर दिया है। रही बात हमारे अंदर एनर्जी की, तो साथियों ये तो सब महापुरुषों को जो पढ़ लेता है तो उसके अंदर एनर्जी आना तो स्वाभाविक है। तो ये महापुरुषों का सब आशीर्वाद है और उन्हीं की एनर्जी है, उसी को लेकर हम लोग सब लोग काम करते हैं। जी जी जी, देखिएगा, क्योंकि आप एक तरह से बहुजन समाज की जो आवाज़ है उसको बुलंद करते हैं और तमाम जैसे फेसबुक पर या फिर तमाम सोशल मीडिया पर आकर आप लाइव रहते हैं और आप बीएसपी की बात करते हैं। तो जैसे कि जो तमाम जनता की तरफ से सवाल आते हैं, तो मेरे तरफ से भी एक सवाल है कि आप किस उद्देश्य या किस बेस पर कह सकते हैं कि जो 2022 में जैसे इलेक्शन आने वाले हैं, तो किस तरह से बहन जी की सरकार बन सकती है, बसपा की सरकार किस तरह से बन सकती है, आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, जहाँ तक हमने अध्ययन किया है उत्तर प्रदेश का, जिसकी बात हो रही है, यहाँ पर जो है टिकटों का बंटवारा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर टिकटों का बंटवारा हम लोग जो है सही कर दें, जातीय समीकरण के हिसाब से अगर उसको सेट ठीक से कर दें, तो 150 सीट तो हम चुटकी में जीत सकते हैं। जी जी, केवल टिकटों के बंटवारे पर। जी। और अगर हम लोग उसमें साथ में थोड़े प्लस में मेहनत भी कर लें जी, तो हम लोग 200 से ऊपर सीट हम आराम से जीत सकते हैं। तो हम लोगों ने ये मन बनाया कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी के जो कर्णधार जो नेता लोग हैं, वो जो काम कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। जी। हमें उनके अंदर कोई कमी ना निकाल करके उस चीज़ को हम लोग प्लस करें बाहर से। जैसे अगर मान लो पार्टी में कैडर नहीं चल रहे हैं तो हम लोग कैडर कैंप चलाएंगे। तो हम लोग इस बात को मानने वाले लोग हैं कि हम किसी दूसरे की आलोचना ना करके हम उसके लिए क्या बेटर कर सकते हैं, अपनी तरफ से हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो जिस प्रकार से हमारा काम चल रहा है और जो युवा साथ दे रहा है, बुजुर्ग लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी लोगों का सहयोग है, तो इस आधार पे ऐसा लगता है कि जब हमने ये अभी 1 साल हमको काम करते हुए हुआ है, जिसमें हम लोग थोड़ी सी दौड़ हमने अब पकड़ी है इसकी स्पीड। तो इसको हम लोग ऐसा लगता है कि हम अगले साल तक हम बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक जो है बीएसपी के लिए बहुत बड़ा माहौल हम लोग तैयार कर सकते हैं। और माहौल से आप जानते ही हैं, एंटी बीजेपी माहौल चलेगा, तो उसमें हम लोग उम्मीद है कि हम लोग 200 से ऊपर सीट हम लोग जीत सकते हैं, तो सरकार बन सकती है। जी जी सर, जैसे मैं कहूँगा कि जैसे बहुजन समाज की विचारधारा को लेकर के और भी जैसे बहुत सारे संगठन बने हुए हैं और सभी इस दौर में लगे हुए हैं, और कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि अन्य पार्टियों में भी चले जाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी अलग पार्टी बनाकर इस काम को कर रहे हैं। तो किस तरह से ये समाज एक पायदान पर आएगा, किस तरह से आप इस पर क्या कहेंगे? जी, ये भी बात जायज़ है कि लोग पहले आश्वासन देते हैं कि भाई हम समाज के लिए काम करेंगे। अभी ताज़ा उदाहरण है, आप लोग जानते होंगे। तो ये तो
एक कहावत है, गांव के लोग कहते हैं कि भाई पूत के पाम पालने में दिख जाते हैं। जी तो ऐसा हमको लेकर के समाज ऐसा नहीं मानता, क्योंकि उनको मालूम है कि जो उसके बिकने का या किसी दूसरी पार्टी में जाने का जी जो दौर था जयप्रकाश का उन लोगों का, वो तो ख़त्म हो गया है। अब कोई आगे समय बचता नहीं है। और रही बात उसकी कि भाई हम पे विश्वास कैसे करें, तो ये बात इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई तमाम लोगों ने धोखा दिया था। बीपी मौर्य ने धोखा दिया था, संतप्रिया गौतम जी ने धोखा दिया था, बीपी मौर्य जी ने दिया था, तमाम जो लोग मैंने कैडर में बताता रहता हूँ, इन लोगों ने तमाम लोगों ने धोखा दिया था। लेकिन उन्हीं के बीच में से एक मान्यवर साहब कांसीराम भी निकले थे। जी तो अगर हम लोग इसी बात को कह के छोड़ देते हैं, सभी को चेक नहीं करते हैं, तो फिर मूवमेंट नुकसान हो सकता है हमारे का। तो इसी में से कोई बिरला ज़रूर निकलेगा जो फिर इस मूवमेंट को धोखा नहीं देगा और जो इस प्रकार से जो है पार्टी को छोड़ के नहीं जाएगा। तो ऐसा लगता है कि भाई समाज को विश्वास करना चाहिए, बाकी वक्त बताएगा, समय बताएगा इन सब चीज़ों के बारे में। जी सर, मैं इसी से संबंधित एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी है, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। और ये कुछ समय से, जैसे कुछ सालों से क्या है कि बहुजन समाज जैसे देखने को मिलता है कि बिखरा हुआ है, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। और जैसे दूसरी बार फिर से अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, तो क्या है कि फिर से बीजेपी की सरकार आई है और उसमें क्या है कि ऐसा लगता है, क्या लगता नहीं है इस तरह का कि हमारा जो बहुजन समाज है थोड़ा सत्ता से थोड़ी दूरी बढ़ रही है? तो आपको क्या लगता है इस पर? नहीं, बिल्कुल बात जायज़ है आपकी। वो तो स्वाभाविक, वो तो दिखाई दे रहा है कि हम लोग काफ़ी दिन से सत्ता से बाहर हैं। और क्या बोलते हैं वो लोग उसको, प्रमाण के जोत क्या बोलते हैं, सामने जो चीज़ बिल्कुल सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। तो ये तो सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हमारी अपनी भी रही हैं, जिसको हम लोग पूरी करने का, हम उसकी भरपूरी करेंगे हम लोग। और आगे ऐसी गलती नहीं हो पाएंगी। हमारे मूवमेंट चालू रहेगा, हमारे कैडर कैंप हमारे चालू रहेंगे। और जो हमारे पुराने लोग हैं जो किसी वजह से, साथियों एक चीज़ और है कि जिसके अंदर कमजोरी आ जाती है जिस शरीर में, तो उसमें बीमारियां प्रवेश कर देती हैं, कर जाती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे मूवमेंट में, हमारी पार्टी में कमजोरी आई, तो बहुत से लोग हमारी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए। तो इसका रास्ता ये नहीं है कि हम लोग उनको कोसते रहें कि वो लोग क्यों चले गए। इसका रास्ता ये है कि हम अपनी बहुजन समाज पार्टी को इतना मजबूत करें। अब मजबूत लोगों को कोई छोड़ता नहीं है, तो हम जब अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे कैडर के आधार पर, सब के आधार पर, तो फिर ये लोग छोड़ करके नहीं जाएंगे। और रही बात बिखरने की, कि ये तो समाज में उछाल दबाव सब चलता रहता है। ये हम लोग बैठ के बातचीत भी करते रहते हैं इस बारे में, तो उसका भी समाधान होगा, वक्त बताएगा कि अब आने वाले हम लोग 2022 में हम सरकार बनाएंगे फिर से बहुजन समाज पार्टी की। और बहन जी अंदर लेंगी तो अंदर पार्टी के लिए अंदर से काम करेंगे, बहन जी अगर बाहर रखती हैं तो बाहर से काम करेंगे, लेकिन काम पार्टी के लिए ही करेंगे हम। जी। अब मैं जो सवाल पूछता हूँ आपसे, जो आज का इस समय, आज का दौर चल रहा है, आज का समय चल रहा है, जैसे कि हमारी सबसे बड़ी जो महामारी चल रही है कोरोना, और जैसे कि 3 महीने का लॉकडाउन भी अभी बीता है, तो इस कोरोना को लेकर के, जो महामारी को लेकर के आपकी क्या राय है, इस पर क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोरोना को लेकर के मैंने पहले भी एक कैडर दिया था हम लोगों ने, तो उसमें हमने बताया था कि कोरोना का यूज की जगह मिसयूज अगर जो किया जाता है, किया जा रहा है, वो गलत किया जा रहा है। जैसे उन लोगों के लोग असेंबल हो रहे हैं, जैसे अभी हम लोग घटना देखते हैं कि अम्बेडकर नगर में घटना घटी है दलित समाज के साथ, कहीं पर ओबीसी समाज के साथ घटी है। तो जब वे लोग एक साथ इकट्ठे होकर के, उनके समाज के लोग एक साथ इकट्ठा होकर के जब घटना घटते हैं, तो उनके ऊपर 144 ये लोग नहीं लगाते हैं। लेकिन उसके बाद वो घटना घट देते हैं, अत्याचार कर देते हैं। उसके बाद अगर जो पीड़ित पक्ष है, अगर वो थाने में 10, 20, 50 लोग को लेकर के FIR दर्ज कराने के लिए भी जाता है, तो उस पर धारा 144 का हवाला दे करके और संपत्ति की तोड़फोड़ को लेकर के ये लोग उसको जो है फिर उल्टा उनको बंद कर रहे हैं। हाँ, जिसने जो एक्यूज है उसको बंद नहीं किया, जो विक्टिम है उसको उन्होंने उल्टा बंद कर दिया। तो ऐसा लगता है कि कोरोना के सहारे ये लोग इसका मिसयूज करके अपनी मनसा पूरी करना चाहते हैं। तो लेकिन समय जो है बदलता रहता है, सरकार बदलती रहती हैं, तो ऐसा पुलिस प्रशासन को या जो आला अधिकारी हैं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इनके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो तो सरकार का है। तो सरकार में मेरा निवेदन है सभी समाज के लोगों से कि जिस प्रकार से ये मिसयूज कर रहे हैं इसका, समाज में से लोगों को, करोड़ों लोगों को इन्होंने गांव भेज दिया, जिसकी वजह से वो लोग आए थे वहाँ से मजदूरी की वजह से, वो वापस चले गए हैं।
तो जो अन्य विभिन्न समाज के लोगों को जो पीटा जा रहा है, प्रजापति समाज के लोगों को, लोधी समाज के लोगों को और सभी बिरादरी के लोगों को पीटा जा रहा है। अभी मैंने ब्राह्मण समाज की लड़की के साथ भी अत्याचार मैंने देखा था। तो ये सब जो चीज़ें जो हैं, इनका बदला लेने के लिए केवल एक ही विकल्प है। साहब काशीराम जी भी कहते थे कि एजिटेशन का मतलब होता है सत्ताधारी की कुर्सी को हिला देना। तो उसके लिए जो ये लोग जो हैं ये वचनबद्ध करें, चाहे वो महंगाई को लेकर चाहे किसी को भी लेकर के, कि हम बीजेपी को वोट ना दे करके बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। आप किसी के लिए भी बोल लेना, अगर आपने ये भी कह दिया ना कि हम बीजेपी को वोट ना दे करके हम कांग्रेस को वोट देंगे, तब भी उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही मौसेरे चोर जो होता है वो वाला उनका मामला है। तो किसी को भी अगर इन्होंने बोल दिया कि हम बीएसपी को वोट देंगे, तो आधी प्रॉब्लम तो उनकी उसी दिन से सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए मेरा समाज के लोगों से, तमाम समाज के लोगों से, सभी बिरादरी के लोगों से निवेदन है कि आपकी इज्जत भी लूट रही हैं, सभी बिरादरी के लोगों की इज्जत भी लूटी जा रही है, हत्याएं भी की जा रही हैं, अत्याचार भी किए जा रहे हैं, उनकी ज़मीन भी हड़पी जा रही है, तो उन पर अत्याचार भी किया जा रहा है। इसका बदला लेने के लिए एजिटेशन असली जो करना है तो सिर्फ ये है कि वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए मन बनाएं, तब आपके सारे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। जी सर, एक जाते जाते लास्ट सवाल है कि जैसे कि इस जो महामारी को लेकर के क्या है कि सभी जो काम धंधे हैं सबकी एक तरह से समाज एक तरह से हताश हो गया है, और आप देखेंगे कि बाज़ारों में एक सन्नाटा सा छा गया है, काम धंधे की कमर टूट गई है। तो इस महामारी का बहुजन समाज पर क्या असर पड़ा है, इसके दुष्परिणाम सामने क्या आए हैं, बहुजन समाज इसके क्या कीमत अदा कर रहा है इस महामारी की? देखिए, अगर देखा जाए तो बहुजन समाज अपने गाँव को छोड़ करके शहरों में रेडी पटरी लगाने के लिए आया था, मजदूरी करने के लिए आया था, जिसमें से 5% लोग सेटल हो गए हैं। बाकी 95% लोग, चाहे वो सब्जी बेचता हो, चाहे फल बेचता हो, चाहे वो पानी बेचता हो, रोड पे पटरी पे जो लोग काम करते हैं, जो लोग, उसमें अधिकांश 95% समाज जो है वो बहुजन समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं। तो उनकी कमर इन्होंने तोड़ने का काम किया है। इनकी ये प्लानिंग है कि इनको यहाँ से हटाया जाए, बड़े बड़े मॉल बनाए जाएं, पूंजीपतियों के यहाँ पर काम सेट किए जाएं, क्योंकि अगर एक मटर बेचेगा रेडे पे तो वो तो 100 रुपये की झाड़ी के लिए अपना 200 रुपये की 500 की झाड़ी के लिए सोचेगा। और अगर वही मटर अगर वो मॉल में बेची जाएगी तो वो अपने मॉल के हिसाब से उसको बेचेगा। तो मॉल वाले जो लोग हैं वो समाज को ठग नहीं पा रहे, क्योंकि फील्ड में जो है रेडी पे मटर बिक रही है, वो भी ताज़ी बिक रही है। तो उस चक्कर में उन्होंने की प्लानिंग है कि यहाँ से रेडी पटरी के लोगों को यहाँ से हटाया जाए, जो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए। जो मजदूरी करने आए हैं उनकी जगह पर मशीनें सेट की जाएं, जो एक मशीन 100 लोगों का काम कर लेती है, और जो रेडी पटरी के जो काम करते हैं उनकी जगह पर फिर मॉल जो है वहाँ पर वो सेट किए जाएं। तो इस प्रकार से ये लोग इस देश में फिर से जमींदारी प्रथा और बेगारी प्रथा को लागू करना चाहते हैं। जब वो लोग अपने शहर से वापस गांव में जाएंगे तो वो मजदूर, तो फिर वो बेगारी करनी पड़ेगी उनको कुछ दिन वहाँ पर, कुछ दिन के बाद में जमींदारों के घर पे। तो उस प्रकार से फिर उनकी जो जमींदारी जो उनकी चल रही थी, वो जो अभी उनके हटने से, वो शहर में जाने से जो कमज़ोर पड़ गई थी, तो वो उनकी जमींदारी फिर से वहाँ पर मजबूती होगी। तो इस देश में फिर से बेगारी प्रथा लागू हो जाएगी। फिर 2 वक्त की रोटी के लिए आदमी काम मजदूर बन करके बेगारी करेगा जमींदारों के घर पर। तो ये इनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो इसलिए इसके लिए बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए कि अभी भी आपके पास मौका है। वोट का सही इस्तेमाल करके आप कुछ भी कर लो, वोट का इस्तेमाल अगर आप लोग सही नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी करने का। इसलिए आप वोट का इस्तेमाल बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में करके ही इनको करारा जवाब दे सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, एक सवाल है कि जैसे जो बहुजन समाज के लोग हैं, जनता की तरफ से ही है कि ईवीएम पर आप कुछ कहेंगे? क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं, जैसे 2022 के इलेक्शन भी आने वाले हैं, इससे पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तो तमाम जो वो चाहे वो अखिलेश हों चाहे माया बहन जी हों, तो ईवीएम पर वो कहती हैं ईवीएम में गड़बड़ हुई। तो इस बार के ईवीएम पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, ईवीएम के बारे में बहन जी ने भी बोला है, तमाम नेता लोग बोलते हैं। तो ईवीएम का तो विरोध है, बहन जी का भी है और लोग भी कह रहे हैं, और लोग किस मंशा से कह रहे हैं वो जानते हैं, लेकिन बहन जी का विरोध तो है। लेकिन जब तक ईवीएम अगर नहीं हटती है
तो तब तक तो हमें समाज को तैयार और ज़्यादा मजबूती से करना पड़ेगा। इसलिए ईवीएम हटाने के लिए विरोध तो हमारा चलना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें समाज को मजबूती देने के लिए भी काम करना चाहिए। अगर आप जाके देखते हैं, गाँव में जाके देखते हैं, तो अज्ञानता की वजह से, ज्ञान के अभाव में कोई आदमी ऐसे ही बोल देता है कि मैं मोदी को वोट दूंगा। तो वो अब समाज में वोट तो दिया जा रहा है, अब उसको आप ईवीएम के माध्यम से बोल लो, कुछ भी माध्यम से बोलो, लेकिन समाज में वोट जा रहा है उसके पास, उसके बीजेपी के पक्ष में। तो उसको हमको समाज को पहले तैयार करना पड़ेगा। अगर समाज वोट दे रहा है और तब वो जीत रही है बीजेपी, और उसके बाद हम बोले ईवीएम में गड़बड़ी है, तो फिर समाज विरोध नहीं करेगा। अगर समाज वोट नहीं दे रहा है और तब वो जीत रही है और उसके बाद वो समाज में बोलेगा मैंने वोट तो नहीं दिया था, तो तब उसका विरोध हो जाएगा, तब उसके खिलाफ जो है मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वोट उसको मिल रहा है, चाहे वो मानसिकता की वजह से मिल रहा हो, जातिवादी मानसिकता की वजह से, चाहे वो हमारे काम ना चल पाने की वजह से मिल रहा हो, अभाव की वजह से, कैडर के अभाव से, लेकिन वोट फिलहाल मिल रहा है। लेकिन ईवीएम में भी घपला है, ये तो सबने प्रूफ किया है। तो हमें ईवीएम के साथ साथ हमें समाज को मजबूती देने के लिए भी हमको काम करना चाहिए, तभी हम लोग सफल हो सकते हैं। जी सर, जाते जाते बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं लास्ट में, अंत में? देखिए, हम लोग ये कहना चाहते हैं, हमारी जो पूरी टीम है, ये हमारे लेफ्ट साइड में जो है बात गौतम जी बैठे हुए हैं, गाजियाबाद से हैं आप, और ये हमारे साथ में जो राइट साइड में जो है अमित पंच बौद्ध जी बैठे हैं, ये हम गाजियाबाद से हैं, आप जनरल सीट पे आप पार्षद हैं। तो ये जो है हमारी पूरी टीम जो है ये चाहती है, खासतौर से बहुजन युवाओं से, कि आप लोग जो कारवां आपके बुजुर्ग इस मूवमेंट को यहाँ तक लेकर के आए हैं, इसको आप लोग पहले समझें। अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो फिर आप इसको आगे चला नहीं पाएंगे। समझने के लिए बेस्ट तरीका है कैडर कैंप। हुड़दंगबाजी में ना आए, बिना बात के आप लोग किसी के बहकावे में आकर के नई जैसे नई पार्टी बन रही हैं, जो भी कुछ है, बहन जी पे आप लोग विश्वास करें। बहन जी साहब कांसीराम जी की शिष्या हैं, उनकी अनुयायी हैं, उनको मानने वाली, उनके साथ में काम किया है कंधे से कंधा मिला करके। तो बहन जी के फैसलों पे आप विश्वास कीजिए, और जो है किसी के बहकावे में न आकर के बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आप लोग काम करें, ऐसा हमारी तरफ से अपील है पूरे देश के बहुजन युवाओं से खासतौर से। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। तो अभी हमारे साथ जो जिनसे हमारी बातचीत हुई थी, हमारे साथ उपस्थित थे, और इनसे भी बातचीत हुई है, जो कि जिनका नाम जयप्रकाश सिंह जी, जो अभी मैंने आपको जैसे परिचय कराया था कि बसपा के पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर। तो इनसे हमारी तमाम मुद्दों पर अभी बातचीत हुई थी, और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी और पारदर्शी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और उस पर साथ ही कमेंट भी करें, जिससे कि हम आपके कमेंट को लेकर उस पर नेक्स्ट वीडियो बना सकें। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहे। तो मैं सुबोध कुमार खबर बुद्धा टाइम से लेता हूं इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। जय भीम।